Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel MLT Concepts. Today we discuss about prothrombin time and activated partial thromboplastin time test. ये दो मेजर टेस्ट हैं जो कि कोआगुलेशन प्रोफाइल को देखने के लिए हर लैब में परफॉर्म किए जाते हैं कि जो पेशेंट का ब्लड है वो कितना टाइम ले रहा है ब्लड को क्लॉट करने में, अगर ब्लड बाहर रिलीज हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड का जो सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ब्लड वेसल्स के अंदर ही मूव करता है, बाहर मूव नहीं करता। तो अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से कहीं पर वेन कट हो गई है और ब्लड बाहर की तरफ रिलीज हो रहा है, तो हमारा ये नॉर्मल कोआगुलेशन कैस्केड का एक पाथवे है जिसके अंदर हमारा ब्लड जो है क्लॉट होना शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स। बॉडी का एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कि अगर ब्लड कहीं पर लीक हो रहा है तो वहां पर क्लॉटिंग करा दें। अब हमने आज के लेक्चर में ये डिस्कस करना है कि कौन से फैक्टर्स ज़रूरी हैं क्लॉटिंग कराने में, पीटी के अंदर कौन से फैक्टर ज़रूरी हैं और एपीटीटी के अंदर, ये देखेंगे हम आज के लेक्चर में। और मैंने इस लेक्चर के दो पार्ट्स बनाए हैं। एक पार्ट में मैंने प्रोथ्रोम्बिन टाइम को डिस्कस किया है और दूसरे पार्ट में मैंने एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को डिस्कस किया है। तो आप दोनों पार्ट्स देखिएगा और इंशाल्लाह इस टॉपिक के अबाउट आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले है कि कोआगुलेशन कैस्केड के अंदर दो पाथवे होते हैं, एक है इंट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे। और जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए ज़रूरी पाथवे है, ज़रूरी फैक्टर है, वो एक्सट्रिंसिक पाथवे पे डिपेंड करता है। और टिश्यू फैक्टर 7 ये डिपेंड करता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम के डिले होने पे या नॉर्मल रहने पे। अगर ये फैक्टर कंप्लीट है और बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है तो क्लॉटिंग टाइम पे कराएगा। जब हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करेंगे तो नॉर्मल टाइम आएगा। इस तरह नेक्स्ट है कि इंट्रिंसिक पाथवे जो एपीटीटी टेस्ट है वो डिपेंड करता है इंट्रिंसिक पाथवे के जो फैक्टर्स हैं, लाइक 12, 11, 9 और 8 हो गए। और दूसरा जो कॉमन पाथवे है फैक्टर 10 हो गया और फैक्टर 5, ये डिपेंड करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे पे। अगर ये फैक्टर कंप्लीट हैं और प्रॉपर वर्क कर रहे हैं तो जब हम एपीटीटी टेस्ट करेंगे तो टेस्ट का जो टाइम है जो कि नॉर्मल 25 से 35 सेकंड तक होता है, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा इस टाइम के अंदर। इसके बाद कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है जिसमें प्रोथ्रोम्बिन 2 जो है वो थ्रोम्बिन में चेंज होती है, थ्रोम्बिन से फिर फिब्रिनोजन बनती है और फिब्रिन क्लॉट बन जाता है फैक्टर 13 की मौजूदगी में। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है कोआगुलेशन कैस्केड का जिसके अंदर ब्लड क्लॉट होता है। अब हमने देखना है कि जो फैक्टर्स नेसेसरी हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए और एपीटीटी के लिए, हमने इनकी डेफिशिएंसी चेक करनी है। हम जब ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो हमें पता लग जाएगा, अगर वो डिले हो रहा है तो इट्स मीन इन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है। तो आए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। Prothrombin is a protein produced by liver. Prothrombin time is a blood test that tells us how long it takes blood to clot. It measures in seconds. सबसे पहले ये है कि जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम या प्रोथ्रोम्बिन है वो प्रोटीन है, लिवर से प्रोड्यूस होती है। और हमने ये चेक करना है इस टेस्ट के अंदर कि ब्लड क्लॉट होने के लिए कितना टाइम लेता है और इसको हम सेकंड्स में मेजर करते हैं। इसका मेन पर्पस जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट करने का वो ये है कि हमने चेक करना होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को, कि पेशेंट को कौन सी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं। इसके बाद हमने मॉनिटर करना है कि जो अगर पेशेंट कोई ब्लड थिनर ड्रग्स ले रहा है लाइक वारफेरिन, तो हमने देखना है कि वो ड्रग्स कितना इफेक्ट कर रही हैं पेशेंट के ऊपर, उसके खून को कितना पतला कर रही हैं, कि किस हद तक प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिले हो रहा है। ये चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम कोआगुलेशन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनकी डेफिशिएंसी हुई है तो किस हद तक ये डेफिशिएंट है, ठीक है, कौन से फैक्टर डेफिशिएंट हैं, ये देखने के लिए। जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम के लिए मैंने आपको बताया फैक्टर 7 ज़रूरी है, तो हमने इस फैक्टर की डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए ये टेस्ट करना होता है। अगर तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल आ रहा है इट्स मीन के फैक्टर्स डेफिशिएंट नहीं है।
नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स, देखते हैं कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले है कि आपके पास रिएजेंट होना चाहिए टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टन। अब ये रिएजेंट कंबाइंड फॉर्म में होता है, इसके अंदर टिश्यू फैक्टर 7 भी होता है, फास्फोलिपिड्स होते हैं जो कि एक्टिवेटर का काम करते हैं, क्लॉट एक्टिवेटर का, और कैल्शियम क्लोराइड भी जो कि को फैक्टर है, उसकी नॉर्मल क्लॉट बनने के फंक्शन में जो है हेल्प करता है, उसको अच्छे से क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि आपके पास नॉर्मल कंट्रोल प्लाज्मा, ऐसे पेशेंट का ब्लड भी हो, कोई प्लाज्मा हो जिसकी आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम मालूम हो। एज अ कंट्रोल आपने ये भी परफॉर्म करना है, क्योंकि आपने चेक करना होता है कि क्या आपके रिएजेंट ठीक हैं, क्या आप टेस्ट ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इस प्लाज्मा का जिसकी आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम नाउन है, अगर इसका टाइम नॉर्मल आ रहा है, इट्स मीन कि आपका टेस्ट परफॉर्म ठीक से हुआ है। आपने साथ साथ जो पेशेंट का टेस्ट आप प्लाज्मा रन करोगे उसके साथ साथ कंट्रोल प्लाज्मा भी रन करना है। नेक्स्ट है ट्राई सोडियम सिट्रेट ट्यूब, आपने पीटी वायल लेनी है, ठीक है, जिसके अंदर ट्राई सोडियम सिट्रेट केमिकल होता है, और ये इसका काम होता है, ये कैल्शियम से बाइंड हो जाता है और क्लॉटिंग से बचाता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। इसके बाद है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन होनी चाहिए आपके पास, वाटर बाथ होना चाहिए इनको बेट करने के लिए, और स्टॉप वॉच होनी चाहिए ताकि आप टाइम नोट कर सको प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और लैंप होना चाहिए ताकि जब आप उस टेस्ट ट्यूब को उठा के आप चेक करते हैं कि क्लॉट हुआ या नहीं, वो आपने लाइट की मौजूदगी में चेक करना है ताकि एक्यूरेसी रहे, एरर के चांसेस कम से कम हो। नेक्स्ट है प्रोसीजर, देखेंगे हम किस प्रोसेस के तहत हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कि आपने पेशेंट का ब्लड ड्रॉ करना है वेन पंक्चर करके, वो फ्लेबॉटमी के लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह वेन पंक्चर करनी है। इसके बाद है कि आपने उसको ट्राई सोडियम सिट्रेट जो एंटी कोगुलेंट ब्लड वायल है उसके अंदर ब्लड डाल देना है ताकि क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि आप क्लॉटिंग टाइम देखना चाह रहे हो, ब्लड ऑलरेडी क्लॉट हो गया तो आप कैसे चेक करेंगे कि ब्लड का क्लॉटिंग टाइम क्या है। तो आपने ब्लड सैंपल को पहले सबसे पहले क्लॉटिंग होने से बचाना है, फिर बाद में उसकी क्लॉटिंग करानी है। सेंट्रीफ्यूज ब्लड टू सेपरेट प्लाज्मा, आपको प्लाज्मा चाहिए जिसके अंदर फिब्रिनोजेन हो, क्लॉटिंग फैक्टर्स हों, तो आपने सेंट्रीफ्यूज करना है ब्लड को, बाकी कंपोनेंट अलग कर लेना है और प्लाज्मा को सेपरेट कर लेना है। नेक्स्ट है वाटर बाथ को ऑन कर लें, उसके अंदर वाटर भी डाल दें और 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक एडजस्ट कर दें वाटर बाथ को, क्योंकि आपने उसको यूज़ करना है, उनके अंदर ट्यूब्स रखनी है, रिएजेंट्स वगैरह रखने हैं और टेस्ट परफॉर्म करना है। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम ABC, 3 टेस्ट ट्यूब्स ले लें, ठीक है, उनको लेबल कर लें, एक का नाम A रख दें, B और C रख दें, क्योंकि हमने इनको यूज़ करना है। नेक्स्ट Add plasma and tissue thromboplastin reagent in tube A and B respectively and placed in water bath to warm। आपने क्या करना है, 2 ट्यूब्स लेनी है A और B वाली, और उनके अंदर आपने जो आपका रिएजेंट है या प्लाज्मा आपने सेपरेट किया हुआ है उनको वाटर बाथ के अंदर रख दें ताकि वो वार्म हो जाए। इसके बाद है कि आपने ट्यूब सी लेनी है, उसके अंदर आपने 100 माइक्रोलीटर प्लाज्मा डालना है और 200 माइक्रोलीटर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालना है। अब इस टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट के अंदर कैल्शियम क्लोराइड भी है जो क्लॉट को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, अब आपने इस ट्यूब को वाटर बाथ के अंदर रख देना है और स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। इसके बाद ये है कि आपने 10 सेकंड तक वॉच करना है, स्टॉप वॉच स्टार्ट की हुई है आपने। अब आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टली ट्यूब को उठा के 10 सेकंड के बाद आपने चेक करना है कि ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हुआ है या नहीं। जैसे ही ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो आपने स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है और टाइम नोट कर लेना है, और जो भी क्लॉट बना है वो उस थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट और कैल्शियम क्लोराइड की वजह से बना है। अब इसकी रेफरेंस रेंज जो है वो 11 से है 13.5 सेकंड। इस टाइम के दौरान प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ये नॉर्मल, इस टाइम के दौरान ब्लड को क्लॉट हो जाना चाहिए प्लाज्मा को। ये अगर नॉर्मली क्लॉट हो जाता है तो इट्स मीन के जो फैक्टर है 7 है वो कंप्लीट है बॉडी के अंदर, और पेशेंट का जो ब्लड है उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स कंप्लीट हैं, वो नॉर्मल क्लॉट हो सकता है ब्लड, उसके अंदर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो INR,
इसका मतलब ये है कि डिफरेंट लेबॉरेटरीज के अंदर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो INR की वैल्यू है वो ऑथेंटिक होती है। इसका मतलब यह है कि इट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द टाइम फॉर ब्लड टू क्लॉट। इट प्राइमरली यूज टू डायग्नोज अनयूजुअल ब्लीडिंग एंड ब्लड क्लॉट। हम इसको अनयूजुअल ब्लीडिंग को डायग्नोज करने के लिए, अगर पेशेंट को मुसलसल ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको चेक करने के लिए हम INR निकालते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि एक्सेप्टेबल है हर लैब के अंदर। नेक्स्ट है कि हम इसको निकालते कैसे हैं। हमने पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम नोट किया है वो हम लिखेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे, और जो ISI है ये है इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स जो कि 1.2 होता है। ये रेशो निकालने के बाद हम INR निकालते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि अगर पेशेंट का जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो 12 सेकंड है और नॉर्मल भी 12 सेकंड है, तो 1.2 जो इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स है हमने वो लगाया, तो हमारे पास INR आया है 1.0। ये जो है उस पेशेंट का INR है और ये हर जगह एक्सेप्टेबल है। इसके ज़रिए ही हम आगे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं प्रॉपरली। ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह पार्ट 2 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।